ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नव विक्रम सिंह। देश का आधारभूत ढांचा सड़कों से लेकर रेलवे, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक और गांवों से लेकर स्मार्ट शहरों तक एक ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं भारत को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। ये वो दौर है जब मेक इन इंडिया केवल एक पहल नहीं बल्कि विकास की एक शक्तिशाली धारा बन चुकी है। आज अटल टनल जैसी अभूतपूर्व संरचनाएं, चिनाब ब्रिज जैसी ऊंचाइयां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता और जोजिला टनल की कठिन चुनौतियां, ये सब मिलकर हमारे तकनीकी कौशल, इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुके हैं। ये सिर्फ आधारभूत ढांचे का विकास नहीं, ये है नए भारत का निर्माण। और आज हम अपने कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम में शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इंफ्रा प्रोजेक्ट को पूरे भारत में तैयार करने पर क्या कहा, किस तरीके से इंफ्रा प्रोजेक्ट भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। अरुणेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगा। देश में बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, शिलान्यास भी हुए, उद्घाटन भी हुए, लोकार्पण भी हो रहे हैं। आप इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? इस बदलाव में एक बड़ा नया तरह का चार्म है। आप कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के करीब ना आती हो। आप नमो भारत की बात करें, वंदे भारत की बात करें, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, या पम्बन ब्रिज की बात करें, या मेट्रो कॉरिडोर्स की बात करें, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है क्वालिटी में भी। बट साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि लो इनकम ग्रुप को कोई असुविधा ना हो। उसका मतलब ये कि उनकी गाड़ियां, उनकी ट्रेनें, उनके डब्बे में कोई कमी ना हो और वो भी बनते रहें साथ साथ। एक तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ सबको साथ साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरुणेंद्र जी, पंबन ब्रिज की जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी बात की और आपने भी पंबन ब्रिज का जिक्र किया, सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा पंबन ब्रिज को लेकर। मैं रामेश्वरम में था, वहां मुझे ऐतिहासिक पंबन ब्रिज के लोकार्पण का अवसर मिला। करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने वहां एक पुल बनवाया था। उस पुल ने इतिहास देखा, उसने आंधियां सही। एक बार सुनामी ने, साइक्लोन ने उस पुल को बहुत नुकसान पहुंचा। सालों तक देश इंतजार करता रहा, लोग मांग करते रहे, लेकिन पहले की सरकारों की नींद नहीं टूटी। जब हमारी सरकार आई तो नए पंबन ब्रिज के लिए काम शुरू हुआ और अब देश को अपना पहला वर्टिकल रिफ्ट रेल सी ब्रिज मिल गया है। साथियों, परियोजनाओं को लटकाते रहने से देश नहीं चलता। देश चलता है परफॉर्म करने से, तेजी से काम करने से। डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट।
और हमने इस दुश्मन को हराने की ठान ली है। अरुणेंद्र जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कि डिले है वो डेवलपमेंट का एनिमी है, एक विरोधी है डेवलपमेंट का, खास तौर पर जब हम किसी परियोजना में ज्यादा देरी लगाते हैं। पंबन ब्रिज की बात करें तो पंबन ब्रिज एक लंबे अरसे से वहां पर मरम्मत का काम था, वो हो रहा था, गाड़ियों की गति धीमी की गई, इसके अलावा तमाम जो उसमें मरम्मत का काम था वो हुआ, लेकिन नए पंबन ब्रिज की कल्पना करना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां विपरीत परिस्थितियों में ऐसे जो स्टेट ऑफ आर्ट है अपने आप में, जो नया पंबन ब्रिज है उसे बनाना कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। और जो पुराना पंबन ब्रिज है, क्योंकि आपने उस दौर में काम किया है, पुराना पंबन ब्रिज किस हालत में था? देखिए, भारतीय रेल को पुल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत पुल बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, लेकिन ये पंबन ब्रिज एक ऐसी चीज है जैसी ये पुल कभी बना ही नहीं स्वतंत्रता के बाद, और इसको जब भी तकलीफ आती थी तो रिपेयर करके ठीक कर दिया जाता था। अब जब यातायात बढ़ता गया और ट्रैफिक पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए तो सोचा गया कि इसको अब बदली जाएगा, नया बनाया जाए, लेकिन नया बनने की रफ्तार, नए बनने की ड्राइंग, नए बनने की शक्ति, पॉलिटिकल विल या ब्यूरोक्रेटिक विल, जिसको भी आप समझिए, वो धीरे धीरे करके नहीं बन पाई। अब जब सरकार आई तो उन्होंने एक नई प्रारूप दिया कि जो चीज़ आपके ऑपरेशंस में तकलीफ पैदा कर रहे हैं उनको हटाया जाए, और ये बहुत बड़ा बॉटलनेक था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक तो सी ब्रिज था और साथ साथ एनवायरनमेंट को कभी नुकसान ना पहुंचे, बिकॉज वहाँ जो स्टोन्स हैं, नीचे जो अलगाए हैं, उसमें कभी तकलीफ ना हो, कोई डिस्ट्रॉय ना हो, तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। और वर्टिकल लिफ्ट को हम हटा नहीं सकते थे, क्योंकि वर्टिकल लिफ्ट बहुत ज़रूरी था समुद्र में शिप्स को पास करने के लिए। वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये काम दिया गया, भारतीय रेल ने इसको सुचारू रूप किया और सरकार की पूरी तरफ से हमारी मदद रही, फाइनेंशियल सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट, जिससे ये काम आज आपके सामने है। ये पुल देखते ही बनता है कि वाकई ये पुल है या कोई और बच्चों का खिलौना। शेषेठ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई रेल की, लेकिन अब बात करेंगे सड़क पर। सड़क है तो गति है, गति है तो प्रगति है। हम 2014 की बात करें तो 2014 में करीब 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का नेटवर्क था, जो कि अब तक 60% बढ़ चुका है बीते दशक में। इस प्रगति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहते हैं ना कि विकास की गाड़ी तभी तेज दौड़ सकती है जब आपके पास सड़क अच्छी हो, और किसी भी आप दौर में देखें, जब कभी भी हमें तेज गति से विकास करने की जरूरत हुई है तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन चाहिए। सर, चूंकि रेलवे की बात कर रहे थे, वहां पे आपको समुद्री मार्ग की तरफ भी देखना, दूसरी तरफ आपको सड़क पे भी देखना है। सड़क की जरूरत इसलिए क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो है वो सड़क के जरिए संभव हो पाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि सड़क जब कहीं भी बनती है ना, तो दोनों तरफ बसावट आती है, दोनों तरफ आप एक औद्योगिक विकास कर सकते हैं, दोनों तरफ आप जो है वो स्मॉल टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखें, जो आपने संख्या बताई कि किस तरीके से हमारे यहाँ सड़कों का विकास हुआ है, आपको ये भी देखना है कि उन सड़कों के विकास से आसपास की जो जगहें थी वहां पर किस तरीके से औद्योगिक विकास हुआ। पहला तो ये। दूसरा, प्लांट से बाजार तक, यानी कि कारखाने से बाजार तक माल पहुंचे और कारखाने तक कच्चा माल पहुंचे, इसके लिए भी जरूरी है कि आपका सड़क का निर्माण हो। इसलिए आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना में इस बात पर खास जोर दिया गया कि जहां कहीं भी कोई अवरोध है, जहां कहीं भी कोई दिक्कत है बाजार तक पहुंचने में या कारखाने तक पहुंचने में, उसको दूर किया जाए, और ये संभव हो पाता है सड़कों के विकास से। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हमें 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, उसके अलावा हमारा लक्ष्य है कि 2033 तक हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, या फिर हम $7 ट्रिलियन की 2030 तक की बात करें, 5 ट्रिलियन हम बात करें 2027-28 तक, इन सभी के लिए जरूरी है कि आपकी सड़कें कितनी तेजी से बनती हैं, और सड़कें बनती ही नहीं है बल्कि जहां जहां कहीं भी कोई थोड़ा भी गैप है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो इन सब के लिए जो विकास की बात आपने कही, जो आंकड़े की बात कही, उसको आपको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि विकास में उसका कितना योगदान रहा, विकास की रफ्तार किस तरीके से बढ़ी, एब्सोल्यूट नंबर में कैसे बढ़ी, औद्योगिक विकास कैसे हुआ, बाजार का विकास कैसे हुआ, और लोगों की जिंदगी कैसे बढ़ी। शेषेठ जी, हाल ही में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने जो गुणवत्ता की बात की थी, जो सड़क निर्माण में गुणवत्ता है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
अभी मैंने एक घोषणा की पार्लियामेंट में इसी सेशन में कि हम 25,000 किलोमीटर 2 to 4 लेन बनाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और वेस्ट मटेरियल का यूज करना इको फ्रेंडली, इस पर हमारे एम्फेसिस है। मैं 100 किलोमीटर पर डे ये टारगेट रखकर काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक देश की बात है तो 1-1.5 साल में अमेरिकन नेशनल हाईवे से हमारे हाईवे अच्छे बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। शिशिर जी, जैसे कि गुणवत्ता की बात हुई, खासतौर पर जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी बीते 10 साल में अगर बात करें तो 10,000 किलोमीटर करीब सड़क बनी है नॉर्थ ईस्ट में। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? अभी देखिए एक अच्छा संयोग है कि पूर्वोत्तर को लेकर एक विशेष आयोजन हो रहा है और दुनिया भर से जो है कोशिश है कि वहां पे निवेश आए। अमूमन हमारे देश में क्या रहा है कि पश्चिम भारत में जिस तरीके का निवेश होता रहा है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में उस तरीके का निवेश नहीं हुआ है। अब जब भारत सरकार ने अपने लेवल पे पहल की है कि वहां निवेश बढ़े, तो देखिए कोई भी उद्योग, कोई भी उद्यम, कोई भी निवेशक आता है तो वो आपको देखता है कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से हैं। जब वहां पे सड़क मार्ग हो जाए, जब आपका वायु मार्ग हो जाए और उसके साथ साथ रेल मार्ग, अगर इन तीनों का संयोग बन जाता है तो पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और चूंकि हमारे लिए पूर्वोत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक तो सामरिक दृष्टिकोण से है और दूसरी ओर जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हमने व्यापार बढ़ाना है, वो व्यापार बढ़ाने के लिए भी इन रास्तों को विकसित करना काफी जरूरी हो जाता है। तो आप सड़कों को ही मत देखिए, आप ये भी देखिए कि रेल मार्ग का किस तरीके से विकास हुआ है, हवाई मार्ग का किस तरीके से विकास हुआ है और किस तरीके से जो जल मार्ग हैं उसके जरिए भी जो है उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। तो इन सब का संयोग मिलकर के पूर्वोत्तर के लिए जो हम लोग कहते हैं ना कि लूप ईस्ट से हम आगे बढ़े, डेवलप ईस्ट की बात करें, वो संभव हो पाता है। निश्चित तौर पर जैसे कि आपने बात की रेल की, सड़क की, और रेल जो है लाइफलाइन माना जाता है जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनके लिए। जो रेल है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं रेल मंत्री ने पार्लियामेंट में हाल ही में क्या कहा। मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। मोदी जी की सरकार मिडिल क्लास के लिए समर्पित है। और इस इनकम पिरामिड में रेलवे के लिए अगर बोले तो रेलवे सबसे पहले लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए रेलवे का पूरा कमिटमेंट है और रेलवे का पूरा फोकस लोअर इनकम और मिडिल इनकम के लिए। पहले लगातार जनरल कोच यानी नॉन एसी और एसी कोच का एक प्रोपोर्शन रहता था, 2/3 1/3, 2/3 नॉन एसी 1/3 एसी। वो प्रोपोर्शन अब बढ़कर 70-30 हो गया है। नॉन एसी यानी स्लीपर और जनरल कोचेज 56,000 है और एसी कोचेज 23,000 है। 70% 30% का रेशियो है। ये दिखाता है किस तरह से हमारा जो कमिटमेंट है गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, अंत्योदय का, उस कमिटमेंट को ये आंकड़ों से क्लियरली स्पष्ट किया जाता है कि जनरल कोच बढ़ रहे हैं और एसी के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं। एसी भी बढ़ रहे हैं लेकिन जनरल कोच उसके कंपैरिजन में 2.5 गुना बढ़ रहे हैं। जो अभी प्रोडक्शन प्लान हाथ में है उस प्रोडक्शन प्लान के अनुसार 17,000 जनरल कोचेस का एसी स्लीपर प्लस जनरल यानी नॉन एसी कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग का टोटल प्रोग्राम है। शिशिर जी, आपसे ही समझना चाहूंगा कि जो नॉन एसी कोचेस की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष की ओर से कहा जाता है अक्सर कि सरकार का ध्यान जो अमीर लोग हैं उन पर है एसी, आप किस तरीके से देखते हैं जो खासतौर पर प्रोडक्शन हुआ है, रेल कोच फैक्ट्री हो, वहां पर जो प्रोडक्शन नॉन एसी कोचेस का हो रहा है और जो अमृत भारत जैसी ट्रेनें हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी पहल है खासतौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए? और वैसे कुमार साहब ज्यादा बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन जो मेरी एक अपनी समझ है उसके हिसाब से अगर आप देखें कि आज के दिन में यातायात का जो एक सबसे सरल और सुगम साधन वो आपका रेलवे है। आप जितना भी कनेक्टिविटी की बात करें, देश के छोटे छोटे शहरों कस्बों तक जो है वो रेल पटरियां बिछी हुई हैं। अब ये चर्चा हमेशा चलती है कि आपको वंदे भारत चाहिए, नमो भारत चाहिए, या आपको जो सामान्य रेलगाड़ी है उसमें आपको ज्यादा कोचेस चाहिए, जो नॉन एसी कोचेस हैं, जिनको कई बार सवारी डब्बा भी कह देते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं स्लीपर क्लास है, सेकंड क्लास, ऑर्डिनरी, ये सारे नाम उनके पास हैं। ये एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस संख्या पे हम लोग देख रहे हैं वो बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से आपको कम लगेगी। आपको इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। रफ्तार बढ़ी है, संख्या बढ़ी है,
क्षमता बढ़ी है। पहले 16 कोच या 18 कोच की हम लोग आम बात करते थे, 20-20, 22-22 कोच। अगर मैं गलत हूं सर आप मुझे सही करिएगा। वो आप बहुत ही आम हो गया है। अगर हम कहते हैं कि पहले एसी थर्ड स्लीपर जो था वो कहते थे कि वो एक प्रीमियम है, अब वहां पर भी काफी ज्यादा जो है लोग उसमें भी जाने के लिए उत्साहित होते हैं, ट्रैवल करने की स्थिति होती है उनकी। तो मुझे लगता है कि रेलवे का जितना विकास होगा, आप केवल यात्री के लिहाज से मत सोचिए, माल भाड़े के लिए भी आप सोचिए, माल की ढुलाई के बारे में भी सोचिए, क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से रेलवे के जरिए जहां पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वो माल ढुलाई में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें केवल यात्री के हिसाब से नहीं बल्कि माल ढुलाई के हिसाब से भी रेलवे के महत्व को आंकना चाहिए। अरुणेंद्र जी, रेलवे में अगर हम बीते 1 साल की बात करें तो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। पंबन ब्रिज की बात हुई, इसके अलावा चिनाब ब्रिज की भी हम बात करेंगे। लेकिन रेलवे अमेंडमेंट बिल जो संसद से पारित हुआ, उसके बारे में पहले सुनते हैं रेल मंत्री ने क्या कहा। 10 साल पहले रेलवे के जोनल ऑफिसेज में जनरल मैनेजर्स को, डीआरएम्स को, उनके पास जो पावर थे उसका अगर आज कंपैरिजन करें, आज जनरल मैनेजर्स के पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का 100% पावर है। चाहे वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो टेंडर या वो 1000 करोड़ का टेंडर हो, उसको आज जनरल मैनेजर एक्सेप्ट करता है। ये एम्पावरमेंट हुआ। 50 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने का यानी अप्रूव करने का वो भी पावर जनरल मैनेजर्स को दिया गया है। ये फील्ड में जो एम्पावरमेंट हुआ है, जिस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन इन 10 वर्षों में हुआ है सभापति महोदय, उसके कारण आज रेलवे में इतना जबरदस्त, इतना तेज काम संभव हो पाया है। विकेंद्रीकरण पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से बात हुई, ये जो बिल है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जोन में भी काम किया है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव आप समझते हैं? देखिए, रेलवे चलती है जोन में, और जोन को अगर आप जितनी शक्तियां देंगे तो उतना ही गति आएगी काम में, और जोन को रेलवे बोर्ड की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो ये जो विकेंद्रीकरण की बात बार बार होती है और उसमें कितनी शक्तियां आप दे पाते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपका काम किस तरह से चले, क्योंकि जो फील्ड के लोग हैं उनको पता है कि इस काम में क्या दिक्कत आ रही है। सैंक्शन करना, किसी परियोजना को स्वीकृत करना, उससे काम नहीं होता। जब परियोजना घटित होती है तब क्या तकलीफ आ रही है उसको दूर करना ये बहुत आवश्यक है। रेल मंत्रालय जरूर कंट्रोल रखता है फंड्स एलोकेशन से। ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ता पकड़ लें और उस गलत रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं, तो वो चीज अब उन्होंने अपने पास रखी है। लेकिन एग्जीक्यूशन की पावर एक बार दे दी गई तो उसको फिर वापस रेल मंत्रालय की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि अब आप हमको बार बार पूछिए, जो पहले होता था कि हर बार पूछिए हमसे तब आप आगे बढ़िए। अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल साइट पर हैं। जो ठीक लगे, जो उस प्रोजेक्ट को आगे दिशा दे और सही दिशा दे, क्वालिटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप उसको करें, और उसके हिसाब से फाइनेंशियल पावर्स आपको डेलीगेट कर दी गई। कुल मिलाकर अगर जोन ये कहा जाए कि ये जोन को मजबूत करेगा, जोन के अधिकार हैं, जीएम के अधिकार हैं, उनको मजबूत करेगा ये बिल। अरुणेंद्र जी, क्योंकि एक लंबी यात्रा भारतीय रेल ने करी है, आज के दौर में वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आप किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं? वंदे भारत ट्रेन जो कि 2019 में पहली ट्रेन चली थी, आज 135 से पार हो चुकी है संख्या। तो ये जो वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये कितना बड़ा बदलाव रेल परिवहन में खास तौर पर कर रही है? वंदे भारत एक क्रांति के रूप से आई है, और इसका सबसे बड़ा इसका सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपना एक मॉडल सा बना के सबके सामने पेश किया है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच में समय की कम करती है, उसी दूरी को वो कम समय में जाती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि आप उस ट्रेन से एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों जल्दी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है 0 किलोमीटर से और आप 90 किलोमीटर तक कितने देर में जा सकते हैं। पहली ट्रेन जाती थी 3 मिनट में, ये जाती है 45 सेकेंड, 40 सेकेंड। सेल्फ प्रोपेल्ड जो इंजन है, तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपने इंजन जो है, इंजन से हटाकर आगे जो इंजन लगता था आप गाड़ियों में लगा दिया, जैसे सबअर्बन ट्रेन में होता था।
कि अलग से सुपरमैन ट्रेन में इंजन नहीं होता है, तो अब 3-3 डब्बों के आपने बना दी। इसमें 2 डब्बे हो गए मोटर कोच, जिसमें मोटर और इंजन होता है, और बाकी ट्रेलर कोच हो गया। ऐसे आपने कॉम्बिनेशन बनाते चले गए, 2-2 करके 4-4। तो इस तरह से आप इस गति को पा पाए। इससे समय कम बना और आपने अंदर अच्छी एम्बियंस बना दी, बड़ी कुर्सियाँ और बड़े शीशे। आगे आपने एरोडायनेमिक नोज इंजन की बना दी, जो पहला डब्बा होता है, तो इससे अट्रैक्टिवनेस भी काफ़ी आ गई। और इसका रिसेप्शन इसलिए अच्छा हुआ कि आप इसकी पंक्चुअलिटी जो है उसको भी देखिए, और जो आपने मेजर मेट्रोपॉलिटन स्टेशन है उसको कनेक्ट भी कर दिया। जहाँ जैसे दिल्ली वाराणसी है, इसकी ऑक्यूपेशन रेट 95% उसके ऊपर है। वेटिंग लिस्ट भी बहुत रहती है इसमें। तो जो मेट्रोज हैं जो कि करीब पहले आप समझते थे 10 घंटे 12 घंटे की थी, उसके लिए बहुत आइडियल है। अब बात शुरू होती है दिल्ली बॉम्बे, उसमें से वंदे भारत नहीं चली है, लेकिन वो आने वाली है, दूसरी रूप में आएगी, ओवरनाइट सर्विस आएगी, बिकॉज ये चेयर कार की सर्विस है। तो जो पुराने ज़माने 84 में राजधानी शुरू हुई थी, उसका एक नया प्रारूप है, कम समय में और ज़्यादा आपको सुविधाएं देते हुए। तो इसमें झटका नहीं लगता अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करें, तो इतना सच में इतना स्मूथ है। ये बहुत बड़ा बदलाव भारतीय रेल में आया है। जहां आप ये नमो भारत की बात करते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो दिल्ली के या एनसीआर के आसपास बड़े शहर हैं, उनको लिए अलग से एक सुपर मेट्रो टाइप ट्रेन है, जिसे आप दिल्ली से मेरठ कन्वे करते हैं। तो आप मेट्रो नहीं चला सकते क्योंकि वो दिल्ली के अंदर ही चलती है। तो ये दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से अलवर, ये गाड़ी जो चलने वाले हैं, 2 और कॉरिडोर, ये नमो भारत के रूप में आप सामने आएंगे, जो कि एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर के जो उस शहर के आसपास बन गए हैं, बिकॉज वो डेवलपमेंट की वजह से उसको और विकास देंगे। अभी आप जाके देखें, जो दिल्ली मेरठ के रूट पे जो बीच की जगह यहाँ ट्रेन चालू हो गई, उसका कितना ज़बरदस्त विकास शहर में दिख रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करें, रहने की सुविधा की बात करें, उसमें एकदम बदलाव आ गया है। जी, और वेन जी, एक सपना देखा गया 1898 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कि कश्मीर को ट्रेन के जरिए कनेक्ट किया जाए शेष भारत से। आजादी के बाद कोशिशें हुई, लेकिन अब जल्द ही कश्मीर और दिल्ली कनेक्ट होंगे रेल के जरिए। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दशकों से इस योजना का इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे, तो सबसे पहले ट्रेन चालू हुई थी कटरा, जून में ये ट्रेन एक्सटेंड हुई थी। उसके बाद अब ये मौका आया है जब हम सीधे वैली को बाहर भारतीय रेल के जो सर्किट है उससे कनेक्ट कर सके। सबसे बड़ी समस्या इसलिए थी कि ये जो 101 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें 93 किलोमीटर की टनल है। मतलब ये कि एक टनल से निकलिए, पुल पर आइए, फिर टनल में चले जाए। और 2 टनल ऐसी थी जिसमें जब भी टनल करते थे वो कोलैप्स कर जाती थी, कि उसमें पानी भर जाता था। एक बहुत बड़ी चैलेंज था, इसलिए इसमें समस्या ज़्यादा हुई। क्यों ये धीरे धीरे करके आपने देखा, वैली में ट्रेन चालू हो गई, उसके इधर चालू हो गई, बीच वाला पोर्शन बस रह गया था, जो अब पूरा किया है सरकार ने। पूरी कोशिश से, पूरी मदद देकर, पूरा हमारा हौसला अफजाई करते हुए इस ट्रेन को, प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम हुआ है। इसमें अब चेनाब ब्रिज की बात करें, और ब्रिजेस हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, और ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, रेलवे वर्ल्ड में एक नाम गिना जाएगा कि ये भारतीय रेल ने क्या करके दिखा दिया। ये चालू हो जाएगी। अब आप देखिएगा कि अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहते हैं, एक स्पेशल ट्रेन होगी, वहाँ ठंडक होती है, सेंट्रली हीटेड डब्बे होंगे, और उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। वहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ बर्फ़ नहीं है, तो उस दोनों चीज़ें उसमें कवर कर दी जाए। मालगाड़ी एक पहुँच जाए, अगर आप सोचते हैं एप्पल्स श्रीनगर से दिल्ली या ट्रिवेंद्रम पहुँचे, वो आप कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हुआ था, ईटानगर से कीवी यहाँ आना शुरू हो गया। पहले कितने कीवी नहीं दिखा करते थे, अब आपको कीवी एक कॉमन फ्रूट हो गया। तो आप जहाँ देखेंगे कि इतना ज़्यादा आवागमन शुरू हो जाएगा, तो कश्मीर एक ऐसा, हाँ चलिए पहले सोचे थे कश्मीर जाना है, कैसे जाएंगे, अब तो सोचना ही नहीं पड़ता। आप जैसे कटरा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बैठिए किसी भी ट्रेन में बैठिए, वो आपको श्रीनगर पहुँचा देगी। तो एक बहुत बड़ा एक सामाजिक बदलाव होगा, एक मेंटल चेंज आएगा कि भारत का उत्तर अब सब जगह से कनेक्ट हो गया। अब श्रीनगर से ट्रेन हर जगह आपको मिलेगी, श्रीनगर से त्रिवेंद्रम, श्रीनगर से सिलीगुड़ी, श्रीनगर से दिल्ली तो रहेगा ही, और गुजरात, बॉम्बे, आप सब तरफ देखते हैं एकदम जैसे ट्रेन शुरू होंगी, तो अगले वर्ष में तो आप भरमार लग जाएगी इसकी। निश्चित तौर पर रेलवे के अलावा मैं शिशिर जी आपसे समझना चाहूँगा, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिविटी को कितना बेहतर किया है? क्योंकि बीते दशक में अगर बात करें तो बड़ी तेजी से इन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। खास तौर पर मैं पहले सागरमाला की बात करूंगा। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय इसका आर्टिकुलेशन हुआ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में लगभग 11 वर्ष लगे, और 2015 में जाकर के इसका कैबिनेट अप्रूवल हुआ। और देखिए, जो जल मार्ग है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? 2 चीजें देखिए।
पहला कि प्रदूषण के लिहाज से वहां काफी नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, जो चोरी होती थी माल ढुलाई जब आप कर रहे हैं, जैसे खास तौर पर मैं कोयले का जिक्र करूंगा, पावर प्लांट के लिए जो कोयला जाता था रास्ते में कई बार उसमें से चोरी हो जाया करती थी ट्रकों से। तो अब जब आप जल मार्ग के जरिए भेज रहे हैं तो उसमें वो चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा क्या है कि उसकी जो लागत होती है, जो पारंपरिक आपके सड़क मार्ग हैं या आपके जो रेल मार्ग हैं, उसके मुकाबले में कम है। और इसका फायदा तो देश की जो सबसे बड़ी बिजली कंपनी है एनटीपीसी की, उसके 2-3 प्रोजेक्ट में इसका फायदा दिखने भी लगा है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए जलमार्ग के उन हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सी कोस्ट के जरिए, और मैं अगर आंकड़े की बात करूं तो लगभग 839 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें करीबन 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात है। और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि आपका जो समय है वो बहुत बचता है। आप जैसे आप इस तरीके से देखिए कि चेन्नई से वाहन गाड़ियां जो हैं, चेन्नई में आपको पता ऑटोमोबाइल हब है। अब चेन्नई से जो कार बनी उसको अगर इधर लाना है, पश्चिम भारत लाना है, तो आप अगर सड़क मार्ग के जरिए, रेल मार्ग के जरिए लाते हैं, उसमें जो आपको समय लगता है वो यदि सी लाइन के, कोस्टल लाइन के जरिए ही आ जाती है तो उसमें समय आपका कम लगेगा, उसकी लागत भी कम हो जाती है और पर्यावरण के लिहाज से भी ये एक बेहतर विकल्प है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट की ये बात है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि 2017 में इसका अप्रूवल हुआ था, इसका पहला चरण जो लगभग 34,500 किलोमीटर का था वो 2022 में पूरा होना था। लेकिन कहते हैं ना कि सड़क बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि जमीन आपको एक्वायर करना है, और जमीन का अधिग्रहण इतना अगर आसान होता तो शायद हमारे देश में आज सड़क बनाने को लेके या रेल की मार्ग पटरियां बिछाने को लेके या किसी भी बुनियादी सुविधा को लेकर के कोई परेशानी नहीं होती। तो वो परियोजना में देरी हुई है, उसकी लागत भी बढ़ी है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के उस वाक्य को दोहराना चाहूंगा जब उन्होंने कहा कि डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट। तो अब किसी भी परियोजना में देरी होती है, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जो देरी हुई है, लेकिन काफी उसमें प्रगति भी हुई है। लगभग 2/3 आप कहिए 76% प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं, उस पर काम वो चल रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करें कि 2027 तक जो है उसका पहला चरण जो 34,000 किलोमीटर बनने हैं, 34,500 किलोमीटर, वो बन करके तैयार हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? आज के समय में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट दोहरे अंक में है, और वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें, जब हम कहते हैं कि हमें वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धी बनना है, तो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना है, 6%, 7%, 8%। ये सारी परियोजनाएं, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो सड़क की हो, तो इन सब का कॉम्बिनेशन, भारतमाला, सागरमाला और रेल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फायदा ये होगा कि आपके लिए उद्योग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा। जी शिशिर जी, आपने जैसे बात की सड़क की, जल मार्ग की, रेल मार्ग की, अब हवाई मार्ग की भी बात कर लेते हैं। जो 2014 में एयरपोर्ट्स की संख्या थी उससे तकरीबन दोगुनी हो गई है। ये भी जो कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना बेहतर कदम है, और एविएशन के भविष्य को भारत में किस तरीके से देखते हैं? अगर संख्या की बात करूं तो 74 से 150 के करीब में हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। जो ताजा अभी है हिसार, वहां से शुरू हुआ है, अयोध्या के लिए उड़ान शुरू हुई है। देखिए, इन छोटे छोटे शहरों से अगर हवाई यातायात शुरू होता है तो इसके 2 मायने हैं। एक कि हम लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, दूसरा यह है कि उस शहर में विकास के लिए हम एक जरिया खोल रहे हैं। यानी कि अगर सामान लाना ले जाना हो, कार्गो के जरिए सामान लाने ले जाने में आसानी होगी। हम ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा कच्चा माल या तैयार माल ले जाना है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि कार्गो के जरिए ले जा सकते हैं। तो उसका विकास कैसे हो सकता है? आप जैसे उदाहरण देखिए, झारसुगुड़ा, यहाँ पे जब हवाई अड्डा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हवाई अड्डे की जरूरत क्या है, जबकि वहां से जो नजदीक के जो अगर कहें प्रॉपर बसावट जो कहें वो लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि आज उड़ीसा में झारसुगुड़ा की वजह से आसपास के इलाकों में किस तरीके से विकास की गतिविधि बढ़ी है। इसी तरीके से हिसार की बात करें, आप कुछ दिन के बाद जब ये ग्रेटर नोएडा का जो एयरपोर्ट है वो जब शुरू हो जाएगा तो ये ना देखा जाए कि वो दिल्ली का एक विकल्प है, बल्कि ये देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश का उस इलाका, वो जो इलाका है उस इलाके का किस तरीके से विकास हो रहा है। तो हवाई यातायात मेरे ख्याल से हम लोग महत्वाकांक्षाओं के लिए ज्यादा देखते हैं कि अच्छा हवाई यातायात करना है, हम लोग एक एयर ट्रैवलर को एक एलिट क्लास में देखते हैं। वो महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन उस खास जगह का विकास कैसे होगा ये भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में, चाहे सड़क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हों, रेल से या फिर जल से या फिर हवाई यातायात से, ये अपने आप में मेक इन इंडिया की विजन को साकार कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही।
धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नव विक्रम सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।